एमए पूर्वार्ध लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का पेपर फर्स्ट मैं डॉक्टर संजय सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चेस्टर बर्नार्ड के विचारों के बारे में जानेंगे कि लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण, विशेषकर सांगठनिक गत्यात्मकता को समझने में बर्नार्ड के अध्ययन का क्या योगदान है। हम चेस्टर बर्नार्ड को उनके संगठन संबंधी, विशेषकर औपचारिक अनौपचारिक संगठन संबंधी, सत्ता संबंधी, प्रेरणा संबंधी, निर्णय निर्माण प्रक्रिया संबंधी विचारों के रूप में विशेषकर याद करते हैं, क्योंकि इन विषयों पर उनके जो विचार हैं वो पूर्ववर्ती विचार जो शास्त्रीय विचारकों के थे उनसे काफ़ी भिन्न है और सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया में यह एक परिवर्तन का सूचक है। सर्वप्रथम हम बर्नार्ड का जो केंद्रीय विचार है वो किस प्रकार से संगठन को देखते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बर्नार्ड अपने चिंतन का प्रारंभ व्यक्ति से शुरू करते हैं। उनका ये मानना है कि औपचारिक संगठन वास्तव में व्यक्तियों का एक समूह है और यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आता है। वो कहते हैं कि व्यक्ति की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जैसे भौतिक, जैविक, सामाजिक। इन ज़रूरतों को व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर या अपने प्रयासों द्वारा पूरा नहीं कर सकता। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, भौतिक, जैविक, सामाजिक, इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए उसे दूसरे व्यक्ति, जो कि वह भी उसी अवस्था में है, यानी दूसरा व्यक्ति भी स्वयं पूरा नहीं कर सकता, तीसरा भी, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें यह समझ में आ जाता है कि अकेले वे अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे के से सहयोग करने की आवश्यकता है, हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और इसलिए व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी वह मानसिक रूप से तैयार होता है कि मुझे दूसरों के साथ इकट्ठा होना है, इकट्ठे होकर ही हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी व्यक्ति एक संगठन का निर्माण करते हैं, क्योंकि संगठन जो है उसका मतलब ही क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किन्हीं समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब वे आपस में कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ करते हैं तो इसे संगठन का नाम दिया जाता है। तो संगठन का जो अस्तित्व है वह व्यक्तियों की अपूर्णता की वजह से हुआ है। यानी अपूर्ण व्यक्ति अपनी ज़रूरतें स्वयं पूरी नहीं कर पाता, इसकी वजह से संगठन का निर्माण होता है और संगठन के माध्यम से ही व्यक्ति की सभी ज़रूरतें, यानी भौतिक, जैविक, सामाजिक ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब इस विचार को और आगे बढ़ाते हुए बर्नार्ड कहते हैं कि किसी भी संगठन की जो ज़रूरतें होती हैं वो व्यक्ति की निजी ज़रूरतों से अलग होती हैं। व्यक्ति की स्वयं की अपनी आवश्यकताएं, उसकी भौतिक है, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की स्वयं की पहचान, प्रशंसा, आत्मसम्मान और जो है उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं, ये उसकी निजी आवश्यकता है। तो व्यक्ति की जो निजी आवश्यकताएं हैं वो संगठन की आवश्यकताओं से अलग होती है, संगठन की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर बर्नार्ड कहते हैं कि व्यक्ति और संगठन दो भिन्न भिन्न पृथक अस्तित्व वाली चीज़ें हैं
और दोनों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं। लेकिन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। एक दूसरे के सहयोग के बिना न तो संगठन की ज़रूरतें पूरी होंगी और न ही व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी होंगी। इसलिए सहयोग वह महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए अनिवार्य है। यानी बिना सहयोग के न तो किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होगी और न ही संगठन की आवश्यकता पूरी होगी। तो अभी तक जो हमने बर्नार्ड के विचार समझे, उसमें जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आई वो यह है कि सहयोग के बिना न तो किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो सकती है और न ही संगठन की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। संगठन को बर्नार्ड एक जैविक तंत्र के रूप में देखते हैं। तो यहाँ दो शब्द हैं, जैविक और तंत्र। जैविक का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब इकट्ठे हो रहे हैं तो यह जो व्यवस्था बन रही है इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, उसके अपने अपने मनोविज्ञान है, उसकी अपनी अपनी सोच है, उसकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और एक दूसरे को वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं, एक दूसरे से सहयोग करके और उसको कोशिश करते हैं कि सब संतुष्ट हो जाए, सबकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए और इसलिए वह किसी सामूहिक कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो सामूहिक कार्य करके वह अपने अपने आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो इनके बीच जो है, व्यक्तियों के बीच एक लेन देन की प्रक्रिया होती है और इसीलिए ये एक सामाजिक जो है समूह बन जाता है। तो संगठन क्या है? एक सामाजिक संगठन है, एक सामाजिक समूह है व्यक्तियों का जो किन्हीं समान निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इकट्ठे हुए हैं। और चूँकि व्यक्तियों से मिलकर बना है इसलिए एक जैविक इकाई है। दूसरा जो शब्द है वह है तंत्र। तंत्र का मतलब होता है कि पृथक पृथक अस्तित्व वाले इकाइयों से मिलकर बना हुआ एक निकाय। यानी तंत्र जो है वो कोई मोनोलिथ नहीं होता, वो कोई एकाश्म नहीं होता। वह क्या होता है, बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे भागों से मिलकर एक तंत्र का निर्माण होता है। तो संगठन भी क्या है, एक तंत्र है, क्योंकि यह बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तंत्र की जो ये इकाइयाँ होती हैं यानी व्यक्ति होते हैं, उन सब के अलग अलग उद्देश्य हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। लेकिन जो संगठन का उद्देश्य होता है वह पृथक होता है, वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं से अलग होता है। तो यहाँ दो बातें हो रही है। पहली बात तो ये हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग है और दूसरी बात ये है कि इस जो संगठन है उसका उद्देश्य अलग है। तो दो बातें हैं, संगठन का उद्देश्य एक अलग घटना है और व्यक्ति का उद्देश्य एक अलग घटना है। लेकिन दोनों इकट्ठे होते हैं तो संगठन का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है और सहयोग के द्वारा ही इन दोनों उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात बर्नार्ड संगठन के संदर्भ में कहते हैं कि व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के लिए संगठन में आता है, जबकि संगठन का उद्देश्य पृथक होता है। संगठन किसी व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया था, वह बनाया गया था सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो सामूहिक उद्देश्य एक अलग घटना है, एक अलग चीज़ है और व्यक्ति का उद्देश्य एक अलग चीज़ है। लेकिन ये दोनों कब पूरे होंगे? जब संगठन में व्यक्तियों के मध्य सहयोग होगा। तो सारी बात बर्नार्ड की यहाँ से शुरू होती है कि सहयोग के बिना संगठन का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें सहयोग के इस प्रक्रिया को या सहयोग की इस घटना को अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिरकार व्यक्ति संगठन में सहयोग क्यों करता है, किस लिए करता है, कैसे करता है, किन कारणों से वह सहयोग करता है, किन कारणों से वह सहयोग नहीं कर पाता। तो यदि किसी संगठन में हम सहयोग को सुनिश्चित कर लेंगे, यानी प्रत्येक व्यक्ति के
कंट्रीब्यूशन को अगर हम सुनिश्चित कर लेंगे तो संगठन निश्चित रूप में प्रभावी तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। और यही वह चीज़ है जो बर्नार्ड को सांगठनिक सिद्धांत निर्माण में बर्नार्ड के विचारों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है, प्रदान करती है। तो आगे देखें कि संगठन जो है वह क्या है, एक सहयोगी समन्वित तंत्र है। बर्नार्ड का यह एक स्टेटमेंट है संगठन को लेकर कि वह संगठन को किस रूप में समझते हैं कि संगठन जो है सहयोगी समन्वित तंत्र है। अब जैसा मैंने स्लाइड में आपके सामने मैंने रखा है कि यदि व्यक्ति इस चीज़ को समझता है कि सहयोग के बिना उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होंगी और संगठन की ज़रूरतें भी नहीं पूरी होंगी, तो जब वो इस चीज़ को समझता है तो बहुत सारे लोग संगठन में सहयोग क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते, तो उसके पीछे बर्नार्ड का यह मानना है कि हमें यह समझना चाहिए कि इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि संगठन द्वारा जो भी दायित्व उसे सौंपा जा रहा है वह उसके व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति मूलतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन में आया था। अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसे संगठन में कुछ ऐसे कार्य करने पड़ रहे हैं जो उसके भौतिक या मनोवैज्ञानिक या उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा नहीं करेगी, तो फिर उसमें सहयोग करने की इच्छा का अभाव हो जाता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसे ऐसा प्रतीत होने लगे कि जो भी कार्य उसे सौंपा गया है या जिन कार्यों को पूरा करने के लिए उसे आदेश दिया गया है वे सांगठनिक उद्देश्यों के अनुसार नहीं है, अर्थात संगठन जिन उद्देश्यों के लिए बना था उससे ये मेल नहीं खाती है। तो अगर ये भावना उसके मन में आ जाती है तो वह उस दायित्व को, उस कार्य को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं करता। साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक अवरोध पैदा हो जाता है, वह अपनी पूरी ऊर्जा और लगन से कार्य नहीं करता। तीसरी बात यह हो सकती है कि जो आदेश उसे दिए गए थे कार्य करने के लिए उसको वो सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आदेश को लागू करने में वह जो है सक्षम नहीं है, असमर्थ है। कुछ ऐसे तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, ज्ञान का अभाव भी हो सकता है, तो यह उसकी क्षमता संबंधी असमर्थता भी हो सकती है। और अंत में एक और बात हो सकती है जो मनोवैज्ञानिक है, उसके अंदर इच्छा का अभाव। तो बर्नार्ड जो है सहयोग को बड़ा महत्व देते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति सहयोग क्यों नहीं करता, और करता है तो क्यों करता है। तो उन्होंने न करने के कारण बता दिए कि इन कारणों की वजह से व्यक्ति सहयोग नहीं कर सकता। अगर हम इन कारणों को दूर कर देंगे तो निश्चित रूप में व्यक्ति जो है सहयोग करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सहयोग के बिना वह अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। यदि वह अपनी ज़रूरतों को स्वयं ही पूरा कर सकता था तो उसे संगठन में आने की आवश्यकता नहीं थी, और संगठन में आया इसीलिए कि वह जो है सांगठनिक उद्देश्यों को पूरा करके अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसलिए संगठन में सहयोग के महत्व को भली भांति वह समझता है। तो ये सारी बातें बर्नार्ड के जो आरंभिक चिंतन है उसकी रूपरेखा को जो है स्थापित करती है कि सहयोग के बिना संगठन संभव नहीं है, और अगर किसी संगठन को प्रभावी होना है तो हमें इसमें कार्यरत व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होगा। और सहयोग अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसके निश्चित रूप से कुछ कारण है, उन कारणों को पता लगाकर अगर दूर किया जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप में संगठन में सहयोग करेगा, क्योंकि यह उसकी भी आवश्यकता है और संगठन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी सहयोग का होना जरूरी है। संक्षेप में बर्नार्ड ने संगठन को किस रूप में देखा, तो यह एक सहयोगी समन्वित तंत्र के रूप में उन्होंने संगठन को देखा है,
और उनका यह मानना है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही संगठन का निर्माण करता है और उसे यह भली भांति पता होता है कि संगठन के बिना उसकी निजी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती और संगठन का आधार सहयोग है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बर्नार्ड का जो है उसका जो केंद्रीय विचार है वो मैंने आपके सामने रखा। अब इसी आधार पर हम सत्ता संबंधी और अनौपचारिक संगठन का क्या महत्व है औपचारिक संगठन में और इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया में निर्णयन में बर्नार्ड के क्या विचार हैं, इसको हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।